गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, आज एक बार फिर मैं EMKF क्लासेज के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज का वीडियो मेरा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लेटर, वर्ड, क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस की जानकारी दी थी। लास्ट में मैं बता रहा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो इसको एक बार फिर से मैं समझाना चाहूँगा। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस। तो कोई भी वाक्य अगर उसमें 2 क्रियाएं हैं तो उसे हम बनावट के आधार पर 3 रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही गोज टू रीड, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने इसके पहले बताया था सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट होती है। हाँ, फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? क्रिया का ऐसा रूप जो कर्ता के नंबर या पर्सन से प्रभावित होता हो या फिर टेंस का ज्ञान कराता हो, तो ऐसी क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो इसमें टेंस बताने वाली क्रिया केवल एक ही है। अब इसी वाक्य को अगर आप कॉम्प्लेक्स में करेंगे तो ही गोज वायर ही रीड्स, वो आ जाता है जहाँ वह पढ़ता, वायर ही रीड्स, वो आ जाता है जहाँ वह पढ़ता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हुआ होता है। अब इसी सेंटेंस को मान लीजिए कंपाउंड सेंटेंस में हम कन्वर्ट करते हैं, तो ही गोज एंड ही रीड्स देयर। तो यहाँ स्टूडेंट्स, सेंटेंस का बनावट 2 प्रकार, सेंटेंस का प्रकार वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव के आधार पर सेंटेंस आपका 5 प्रकार का होता है, जो कल मैंने बताया था। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और बनावट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, सेंटेंस आपका 3 ही प्रकार का होता है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसके बाद एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। और कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसके बाद एक या एक से अधिक आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में ठीक है चर्चा हम तब करेंगे जब हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, तो डिटेल में बताएंगे आपको। फिलहाल अभी हम ग्रामर की शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग। सेंटेंस के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब। स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म और वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको कर्ता, क्रिया, कर्म समझ में आ गया तो ये कन्फर्म है कि ट्रांसलेशन करने के बारे में जब हम टेंस पढ़ेंगे या ट्रांसलेशन के कोई और रूल पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आते जाएंगे। तो कर्ता, क्रिया, कर्म, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इनको जाने हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते हैं।
तो सबसे पहले हम कर्ता पर चर्चा करते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता जैसे लिखा ही है, कर्ता मतलब होता है काम को करने वाला। जैसे वह स्कूल जाता है, अब इस वाक्य में देखते हैं कर्ता क्या है। कौन सा काम हो रहा है? जाने वाला काम हो रहा है। लेकिन जाने वाला काम किसके द्वारा हो रहा है? कौन कर रहा है? तो जाने वाला काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। वही तो स्कूल जाता है, तो यहाँ पे वह करता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाक्य के शुरू में ही हो। जैसे वह स्कूल जाता है, वह गाना गाता है, तो यहाँ पे गाने वाला काम वो कर रहा है। वह किताब पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ने वाला काम वह कर रहा है। तुम उसकी मदद करते हो, तो तुम उसकी मदद करने वाला काम कर रहे हो, तो यहाँ पे कर्ता तुम हो जाएगा। ठीक। लेकिन कर्ता जनरली क्या होता है? अधिकतर वाक्यों में पहले होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में पहले ही हो। हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कर्ता को हम पहले लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब इस वाक्य में कर्ता क्या है? इस वाक्य में कर्ता कुछ लोग समझेंगे कि पेड़ है। नहीं, कौन सा काम हो रहा है? गिरने वाला काम हो रहा है। तो गिरने वाला काम कर कौन रहा है? पेड़ थोड़ी ना गिर रहा है। गिरने वाला काम कौन कर रहा है? पत्ते कर रहे हैं। तो अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले पत्ते की अंग्रेजी लिखेंगे। तो इसमें कर्ता क्या है? पत्ते हैं। अब जैसे अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, मुझे वे 100 रुपये नहीं दिए थे। अब इस वाक्य में देखते हैं कर्ता क्या है। मुझे कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देने वाला काम हुआ है। देने वाला काम मुझे नहीं किया था, बल्कि कौन किए थे? मतलब ना देने वाला काम हुआ, तो ना देने वाला काम कौन किए थे? वे किए थे। तो इसमें कर्ता क्या है? वे। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कर्ता आपके समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कुर्सियां तोड़ दी गई। अब इस वाक्य में कर्ता क्या है? कौन सा काम हो रहा है? तोड़ने वाला काम हुआ है। तोड़ने वाला काम किसने किया है? कुर्सियां। तो इस वाक्य में कर्ता है ही नहीं है। इसमें कर्म को कर्ता के स्थान पर रखा गया, या पैसिव वॉइस है, जो बाद में आपको बताया जाएगा। जैसे रावण मारा गया, यहाँ भी कर्ता नहीं है, कर्म ही है, क्योंकि मारने वाला काम हुआ है। मारने वाला काम रावण नहीं किया है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि अब आपके समझ में कर्ता जरूर आ गया होगा। तो वाक्य में कहीं भी होगा, आप ढूंढ लेंगे, सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। जब कोई भी ट्रांसलेशन करना हो, आजकल फैशन जोरों पर चल रहा है, तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? फैशन है, क्योंकि चलने वाला काम क्या कर रहा है? फैशन कर रहा है। जैसे इन दिनों देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आप ट्रांसलेट करेंगे बड़ा सा वाक्य, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? बढ़ने वाला काम क्या कर रहा है? देश की आबादी। तो कर्ता जब तक नहीं समझ में आपके आ जाएगा, कर्ता, क्रिया, कर्म, ये तीनों चीज़ें, तब तक आप ट्रांसलेशन करने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इन तीनों को अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्रिया की। वर्ब। क्रिया क्या होता है? कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम क्रिया कहते हैं, मतलब एक्शन। जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में खेलने वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? खेलने वाला। तो कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो उसे क्या? खेलना यहाँ पे क्रिया है। जैसे वे तुम पर हंसते हैं। तो वे यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं? हंसने वाला काम करते हैं। तो यहाँ पे हंसते क्रिया है। स्टूडेंट्स, क्रिया भी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण, सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता है।
अगर वाक्य में एक शब्द है तो वह शब्द क्रिया ही होगी। जैसे जाओ, शोर मत करो। अब यहाँ जाओ एक शब्द है तो यह शब्द क्या है? जाओ एक्शन है, मतलब जाने वाला काम किया जाता है, तो वो क्रिया है। हम बिना क्रिया सेंटेंस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बिना क्रिया के कोई वाक्य का निर्माण करने की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो क्रिया मतलब कर्ता के द्वारा किया जाने वाला काम। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। जैसे ऊपर हमने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए थे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है? कौन सा काम हो रहा है? गिरने वाला, तो गिरना क्रिया है। रावण मारा गया, इस वाक्य में क्रिया क्या है? मारा गया। तो क्रिया आप समझ गए होंगे। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता और क्रिया द्वारा किए जाने वाले कार्य को हम कर्म कहते हैं। कर्ता और क्रिया द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होने वाले शब्द को हम कर्म कहते हैं। जैसे वह बाग में फूल तोड़ता है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वह बाग में फूल तोड़ता है, तो इस वाक्य में कर्म देखेंगे। पहले कर्ता क्रिया क्लियर कर देते हैं। कौन सा काम हो रहा है? तोड़ने वाला, तो तोड़ना हो गया क्रिया। तोड़ने वाला काम कर कौन रहा है? वह कर रहा है, तो वह हो गया कर्ता। अब कर्ता और क्रिया द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित कौन सा शब्द हो रहा है वाक्य में? जैसे वह बाग में फूल तोड़ता है, तो वह तोड़ता है, तो इन दोनों के काम से क्या टूट रहा है? फूल टूट रहा है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फूल है। कुछ लोग समझते हैं कि बाग में हो जाएगा, बाग में कर्म नहीं है, क्योंकि तोड़ने वाला काम बाग नहीं तोड़ा जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, वह स्कूल जाता है। अब इस वाक्य में देखते हैं कर्म क्या है। करता है वह, जाने वाला काम हो रहा है तो जाता है क्रिया। एक बात और स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान नहीं आया हमें, कोई भी वाक्य हो, चाहे अंग्रेजी का वाक्य हो चाहे हिंदी का वाक्य हो, किसी भी वाक्य को हम उसके वर्ब से ही पहचानते हैं, मतलब क्रिया से ही पहचानते हैं। तो वाक्य क्रिया जो है वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसे दिमाग में गठिया लीजिए। जैसे वह स्कूल जाता है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? जाना, और वह क्या है? करता है, जाने वाला काम कर रहा है। तो इसमें कर्म क्या है? इस वाक्य में कर्म है ही नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि स्कूल कर्म है, तो स्कूल कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि स्कूल थोड़ी न कहीं जा रहा है, या जाने से स्कूल थोड़ी न प्रभावित हो रहा है। स्कूल क्या है? स्थान सूचक शब्द है, ये कर्म पूरक शब्द है। जैसे वह बाग में फूल तोड़ता है, तो इस वाक्य में मुख्य कर्म क्या है? फूल है, फूल तोड़ा जा रहा है। बाग तो वही है, ये स्थान है, तो वैसे इसी तरह जैसे फूल कहाँ तोड़ा जा रहा है जब हम पूछेंगे तब उत्तर आएगा बाग में, वैसे वह कहाँ जाता है तो स्कूल उत्तर आएगा। यही कारण है कि ही गोज टू स्कूल का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब वाला वाक्य है। तो कर्ता क्रिया कर्म स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अब कर्ता पर एक बार और चर्चा करते हैं। कर्ता के प्रकार, तो नंबर के आधार पर कर्ता आपका दो प्रकार का होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी में कहेंगे एक वचन कर्ता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सॉरी। और दूसरा है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। इसे हिंदी में कहेंगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को एक वचन करता और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को बहुवचन करता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रमेश पत्र लिखता है,
तो इस वाक्य में कर्ता क्या है स्टूडेंट्स? रमेश है। अब एक वचन क्या होता है? एक वचन बहुवचन, जब काम को करने वाला व्यक्ति अर्थात कर्ता जब अकेला होगा तो वह एक वचन कर्ता होगा, और जब एक से अधिक लोग होंगे तो बहुवचन कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे रमेश कितने लोग हैं? एक लोग हैं, इसलिए रमेश एक वचन। अगर यही दो नाम होता रमेश और सुरेश पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे कर्ता आपका बहुवचन हो जाता है स्टूडेंट्स। तो जैसे एक वचन बहुवचन कर्ता जान लीजिए, लड़का क्रिकेट खेल रहा है तो लड़का एक वचन है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो लड़के बहुवचन हो गया। और इसके बाद कुछ प्रोनाउंस हैं जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, एक वचन बहुवचन, उनके बारे में भी चर्चा कर दें। हाँ, तो एक वचन मतलब क्या होता है? एक वचन कर्ता मतलब जब कर्ता अकेला होगा तो एक वचन कर्ता होगा। बहुवचन कर्ता प्लूरल, नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? लड़के। अब लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो लड़के क्या है? बहुवचन है। लड़के मतलब एक से अधिक लड़के, जब एक से ज़्यादा लोग हैं तभी, और जब एक से अधिक लोग होंगे तो उसे हम बहुवचन कर्ता कहते हैं। काम को करने वाला जब एक से ज़्यादा होंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे रमेश यहाँ पे लिखा है, रमेश सुरेश क्रिकेट खेलते हैं, तब भी कर्ता यहाँ पे बहुवचन हो गया। मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे तो बहुवचन कर्ता, और एक लोग जब कर्ता अकेला होगा तो एक वचन कर्ता। क्लियर? अब एक वचन बहुवचन के बारे में कुछ प्रोनाउंस है जिनके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक वचन प्रोनाउन है आई आपका। आई मतलब मैं माने अकेला। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं कल घूमने जाऊँगा तो मैं अकेला ही तो जाऊँगा, मैं अकेला ही क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आई एक वचन, ही एक वचन होता है, और ही का प्रयोग होता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, पुल्लिंग के लिए। इसी का फेमिनिन जेंडर सी भी एक वचन होता है। इसके बाद इट एक वचन है, आई ही सी इट। और बहुवचन में आता है आपका यू। अब यू पे चर्चा करते हैं। यू ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये एक वचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, बहुवचन के लिए भी किया जाता है। अब कैसे? कोई एक व्यक्ति है वहाँ, उसे आप बुलाए कि तुम यहाँ आओ, वो अकेला व्यक्ति हो तो एक वचन तो हुआ, तो फिर हम उसके साथ एक वचन क्रिया क्यों नहीं लेते हैं? हाँ, तो इसमें ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है? यू का प्रयोग एक व्यक्ति और कई व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे पूरा क्लास चल रहा है, कई लोग पढ़ रहे हैं, तो टीचर पूछे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, तो यहाँ तुम मतलब पूरा क्लास हो गया। एक व्यक्ति को बुलाओगे तब भी आप तुम का प्रयोग करोगे, एक से अधिक को बुलाओगे तब भी तुम का प्रयोग करोगे, तब भी यू लिखोगे। इसलिए एक वचन बहुवचन में दोनों में प्रयोग इसका मतलब दोनों तरह का कर्ता लगता है। तो बहुवचन के लिए भी यू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे बहुवचन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कई जगहों पे तो एक वचन बहुवचन क्लियर हो जाता है। जैसे यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक लोगों को कहेंगे तो एवर सेल्फ होता है, और एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग करेंगे तो एवर सेल्फ होगा। तो वहाँ एक वचन बहुवचन क्लियर हो जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति से कहे कंट्रोल एवर सेल्फ, और एक से अधिक से कहेंगे तो कंट्रोल एवर सेल्फ हो जाएगा। तो एवर सेल्फ का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होगा और एवर सेल्फ का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति के लिए होगा। पोसेसिव केस में भी एक वचन बहुवचन इसका अलग होता है। एक व्यक्ति के लिए तुम्हारा की अंग्रेजी एवर्स होती है, और बहुवचन के लिए येवर होता है। यू आर डूइंग योर वर्क, तो येवर यहाँ पे बहुवचन है। और यू आर डूइंग योर वर्क, या हाँ एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स आप देखते होंगे कहीं कहीं येवर्स लिखा रहता है और कहीं कहीं येवर लिखा रहता है। तो येवर का मतलब विद्यालय में जितने स्टाफ हैं सबके आज्ञाकारी। जैसे योर ओबीडियंटली, येवर फोबिडेंटली। येवर फोबिडेंटली मतलब जिनको आप एप्लीकेशन लिखे हैं स्पेशली उन्हीं को आप संबोधित कर रहे हैं कि आपके आज्ञाकारी। तो ये एक वचन के साथ प्रयोग होता है, ये बहुवचन के साथ होता है। तो यू आपका बहुवचन के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको बहुवचन माना जाता है। अब इसके बाद दे
दे माने होता हुए, तो दे भी बहुवचन है क्योंकि ही और सी का बहुवचन दे होता है। एक लोग रहेंगे, कोई एक व्यक्ति है तो उसके लिए प्रोनाउन ही आएगा, लेकिन एक से अधिक लोग रहेंगे तो उनके लिए प्रोनाउन दे आएगा। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का बहुवचन दे ही होता है। वी होता आई का बहुवचन। जैसे मैं स्पेशली जब अपनी बात करूँगा तो आई, और जैसे क्लास में हम आज अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हम मतलब मैं भी, आप भी पढ़ रहे हैं तो वी हो गया, तो आई का बहुवचन वी होता है। अब इसके बाद कर्ता का एक प्रकार और है। तो वचन के आधार पर कर्ता दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन कर्ता। और पर्सन के आधार पर कर्ता आपका तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं अपनी बात करने के लिए जिस कर्ता का प्रयोग करूंगा, जिस भी प्रोनाउन का कर्ता के रूप में प्रयोग करूंगा, वो फर्स्ट पर्सन होगा। तो अपनी बात करने के लिए मैं दो ही शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, या तो मैं आई बोलूंगा या फिर मैं वी बोलूंगा। तो आई वी फर्स्ट पर्सन है। जैसे यही तो कहेंगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, हम यह काम नहीं करेंगे। अपनी बात करने के लिए सिर्फ दो ही शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और इससे रिलेटेड सारे प्रोनाउन, चाहे पोसेसिव केस के हों चाहे ऑब्जेक्टिव केस के हों, सब आपके फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे। जैसे आई, मी, माई, वी, आवर, अस, सब फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू। जब मैं सुनने वाले की बात करूं, मतलब जब मैं तुम्हारी बात करूं, क्या तुम्हें समझ में आ गया है? सामने जो बैठा है जब उसके बारे में बात होगा, आई मतलब फर्स्ट मतलब आई वी, और सेकंड मतलब सामने जो बैठा है जब उससे कहेंगे तुम वहाँ नहीं गए थे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारी किताब अच्छी नहीं है, तो ये क्या है? सेकंड है। तो यू योर सेकंड पर्सन है। मी, माई, आवर, अस। और थर्ड पर्सन, जब मैं ना अपनी बात करूं ना तुम्हारी बात करूं, किसी तीसरे की बात करता हूं जो वहां पे नहीं है, या है भी तो उससे बात नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही आपका थर्ड पर्सन है, सी आपका थर्ड पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन है, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव केस हिम, और पोसेसिव केस हिज, हर, ये सब भी आपके थर्ड पर्सन है। और किसी का नाम है रमेश, सुरेश, महेश, लड़के, लड़कियां, तो ये सब भी थर्ड पर्सन है। अब इसी के साथ स्टूडेंट मैं अपना वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ आज का। अब कल से हम टेंस पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक अध्ययन करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स, अभी मेरा शुरुआती वीडियो तो कुछ दिक्कत हो रही मुझे बनाने में, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे पाऊँ। धन्यवाद।